शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह जेल से छूटने के बाद आज अपने क्षेत्र के लिए पटना से रवाना हुए। सरकारी आवास से अपने समर्थकों के साथ अनंत सिंह बख्तियारपुर, बाढ़, मोकामा होते हुए लखीसराय पहुंचेंगे और इस दौरान अनंत सिंह ने कहा कि वो लखीसराय में पूजा करने जा रहे हैं। अपने लोगों से उनकी मुलाकात भी होगी। साथ ही बिहार विधानसभा का चुनाव न लड़ने और जनता की सेवा करने के सवाल पर अनंत सिंह ने ये भी कहा कि उन्होंने निर्णय ले लिया है कि वे विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, बिना चुनाव लड़े हुए एक अच्छे तरीके से जनता की सेवा करेंगे। जेल से छूटने के बाद अनंत सिंह अपने क्षेत्र में जा रहे हैं। अनंत जी, बड़ा मौका है, अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों के बीच में मिलने जा रहे हैं। अनंत जी, लोगों से मिलने जा रहे हैं, लोगों से। हाँ, लोग से मिलने जा रहे हैं, गोर लगने के लिए बढ़िया देवी जी का मंदिर, देवी जी का मंदिर। आपने कहा कि अब आप चुनाव भी नहीं लड़ेंगे, आप ऐलान कर चुके चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो जनता का सेवा कैसे होगा अनंत जी? जब सेवा अब ज्यादा जनता का होगा। साफ तौर पर इनका कहना है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन चुनाव नहीं भी लड़ेंगे उसके बावजूद जनता का सेवा ज्यादा होगा। अनंत सिंह इस वक्त निकल चुके हैं अपने क्षेत्र के लिए। बख्तियारपुर होते हुए लखीसराय तक जाएंगे और उसके बाद वापस पटना लौटेंगे और एक लंबा काफिला जो है वो इस वक्त अनंत सिंह का। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि जेल से छूटने के बाद अपने लोगों के बीच में अनंत सिंह होंगे। अनंत सिंह ने भी कहा कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, बावजूद इसके वो जनता का सेवा करते रहेंगे। कैमरा सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। और इस बीच विशेष निगरानी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिवहर के उप विकास आयुक्त पर एक्शन लिया गया है। अलग अलग ठिकानों पर एसबीयू का छापा। उप विकास आयुक्त ब्रिजेश कुमार पर एक्शन लिया गया। आय से अधिक संपत्ति के आरोप उन पर हैं। बेतिया, सीतामढ़ी, शिवहर में छापेमारी की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विशेष निगरानी इकाई की बड़ी कार्रवाई। शिवहर के उप विकास आयुक्त पर एक्शन लिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अलग अलग ठिकानों पर एसबीयू ने छापा किया है और इस छापेमारी में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, ये देखने वाली बात होगी। और इसी बीच इस पूरी खबर की जानकारी के साथ पटना से न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित, क्या जानकारी है? छापेमारी कहां कहां चल रही है और किस आधार पर ये छापेमारी की जा रही है? देखिए, ये जो छापेमारी की कार्रवाई हो रही है वो शिवहर के उप विकास आयुक्त हैं ब्रजेश कुमार। इनके विभिन्न ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है और इनके ऊपर जो है आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप है। जहां जहां भी रहे हैं सरकारी सेवा में अभी कार्यरत हैं और फिलहाल उप विकास आयुक्त शिवहर के पद पर पदस्थापित हैं। इनके 3 ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है। पहला जो ठिकाना है वो सीतामढ़ी है, बेतिया, और तीसरा ठिकाना शिवहर। शिवहर में जो इनका कार्यालय है और इनका सरकारी जो आवासीय परिसर है, वहाँ पे ये छापेमारी की कार्रवाई चल रही है और इनके जो इनके आरोप है वो अपने पद का दुरुपयोग कर करके करोड़ों का अचल संपत्ति है वो इन्होंने अर्जित कर रखा है। फिलहाल एसबीयू की जो टीम है वो इन तीनों ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। जो जानकारी मिली थी उसका पहले एसबीयू के जो एडीजी हैं पंकज दरात, उनको यह जानकारी मिली थी और उन्होंने सत्यापन कराया एक विशेष टीम का गठन करके। और जब आरोप पूर्णतः सही पाए गए तो पटना विशेष स्पेशल कोर्ट जो है विशेष निगरानी इकाई का, वहां से वारंट लिया गया, सर्च वारंट लिया गया और उसी सर्च वारंट को तामील करते हुए ये छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल जो इनके विरुद्ध जो मामला आया है वो 1,84,84,900 रुपया का ये मामला है। माफ कीजिएगा, 1,84,32,900 रुपये का ये मामला है और इसी मामले में छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। बहुत शुक्रिया अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाकर रखें। तो एसबीयू का ये छापा चल रहा है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। और इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर बताएंगे। देखिए, लैंड फॉर जॉब केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा है। राबड़ी देवी की याचिका पर जवाब मांगा गया। अगली सुनवाई 1 अप्रैल तय की गई है। राबड़ी देवी की गैर आधारित दस्तावेज देने की मांग हुई है। ट्रायल कोर्ट ने 18 मार्च को याचिका खारिज की थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लैंड फॉर जॉब केस से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा है। राबड़ी देवी की याचिका पर जवाब मांगा गया। अगली सुनवाई अब 1 अप्रैल निर्धारित की गई है तारीख। राबड़ी देवी की गैर आधारित दस्तावेज देने की मांग है। ट्रायल कोर्ट ने 18 मार्च को इस याचिका को पहले खारिज कर दिया था।
और देखिए इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता शंकर आनंद दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शंकर, क्या अपडेट है इस पूरे केस से जुड़ी हुई? देखिए, जिस तरह से अगर मामले को अगर देखा जाए कि इस मामले में दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कल महत्वपूर्ण सुनवाई थी और राबड़ी देवी को जिस तरह से बकायदा राबड़ी देवी के द्वारा एक अपील की गई थी, उसी अपील पर आगे इस मामले पर सीबीआई को नोटिस जारी किया गया है। और जिस तरह से देखा जाए जमीन के बदले नौकरी देने का जो मामला था, इस मामले में पहले से सुनवाई चल रही थी और दिल्ली हाईकोर्ट ने राबड़ी देवी की याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा है। कोर्ट हालांकि इस मामले पर अगली सुनवाई का वक्त मुकर्रर कर चुकी है। 1 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी और राबड़ी देवी ने जिस तरह से गैर आधारित दस्तावेज देने की मांग की थी और इस मामले पर दलील दी गई थी कि गवाहों से जिरह के लिए दस्तावेज जरूरी हैं, इसलिए उन तमाम दस्तावेज की कॉपी उन्हें उपलब्ध कराया जाए। हालांकि देखा जाए इस तरह के मामले लालू प्रसाद यादव के द्वारा भी अपील किया गया था, लेकिन लालू प्रसाद यादव को उन तमाम दस्तावेज देने से कोर्ट का जिस तरह से इनकार हुआ था, राबड़ी देवी के द्वारा भी इस मामले में आगे अपील की गई थी और 1 अप्रैल को इस मामले में आगे कोर्ट की आगे सुनवाई होनी है और देखना लाजमी होगा कि उस दिन किस तरह से तमाम दलीलों को कोर्ट के सामने सीबीआई के द्वारा रखा जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शंकर, और इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाकर रखें, फिर आपसे जुड़ेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे। और इसी बीच फिर से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे नीतीश कुमार। ये बड़ी खबर सियासी गलियारे से सामने आ रही है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष की आधिकारिक घोषणा होगी। नीतीश कुमार के अलावा किसी और ने नामांकन नहीं किया है। नीतीश कुमार ही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए, पटना से न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। आनंद, क्या है जानकारी? जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ही एक बार फिर से निर्विरोध तौर पर चुने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए 22 तारीख को नामांकन की आखिरी तारीख थी और उस दिन किसी भी दूसरे उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया और माना जा रहा था कि अगर नामांकन दाखिल नहीं होगा तो नीतीश कुमार निर्विरोध निर्वाचित चुने जाएंगे और बिल्कुल वैसे ही वो और 24 तारीख तक नाम वापस लेने की तिथि भी मुकर्रर की गई थी। लेकिन जब 22 तारीख को किसी ने नामांकन ही नहीं किया तो फिर नाम वापस तारीख का कोई मतलब नहीं था और अगर कोई और उम्मीदवार होता तो 24 तारीख तक उस पूरी प्रक्रिया होती और 27 तारीख को इसकी विधिवत घोषणा होती कि कौन अध्यक्ष बनेगा। लेकिन चूंकि किसी ने नामांकन नहीं किया तो अब ये साफ हो गया कि नीतीश कुमार एक बार फिर से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुने जाएंगे और आज इसकी आधिकारिक घोषणा भी हो जाएगी। और नीतीश कुमार लगातार चौथी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालेंगे और सबसे पहले उन्होंने 2016 में पहली बार इस पद को संभाला था जब शरद यादव ने अध्यक्ष पद छोड़ा था। उसके बाद 2019 में फिर से इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। इनके अध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली और 2020 में नीतीश कुमार ने खुद ही अध्यक्ष पद तब छोड़ दिया था और अपने जगह आरसीपी सिंह को ये जिम्मेदारी सौंपी थी। बाद में आरसीपी सिंह के बाद ललन सिंह अध्यक्ष बने, लेकिन 2023 में जब ललन सिंह ने जब इस्तीफा दिया था राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से, उसके बाद नीतीश कुमार ने पार्टी की कमान संभाली और तब से वही अध्यक्ष थे। और एक बार फिर से जब 19 तारीख को ही उनके तरफ से जो मुख्य प्रस्तावक थे संजय झा, उन्होंने दिल्ली में नीतीश कुमार की तरफ से 2 से 1 नामांकन दाखिल किया था और किसी और ने नामांकन दाखिल नहीं किया। तो एक बार तय हो गया कि एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे नीतीश कुमार फिर से जेडीयू कमान संभालेंगे और पार्टी का विस्तारीकरण करेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से नीतीश कुमार ही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं और जेडीयू की कमान सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के हाथ में होगी। और देखिए, लगातार चौथी बार नीतीश कुमार अब तक बन चुके हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आगे भी पार्टी की जिम्मेदारी उन्हीं की तरफ से संभाली जाएगी क्योंकि किसी ने भी नामांकन नहीं किया है। तो ऐसे में निर्विरोध तौर पर नीतीश कुमार ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, सर्वे सर्वा होंगे। और इसी बीच दिल्ली से एक और बड़ी खबर आ रही है। आईएएस संजीव हंस के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर दी है। रिश्वतखोरी के मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। करीबन 1 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगा है। बिल्डर कंपनी से रिश्वत लेने का आरोप लगा है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत इस मामले को दर्ज कर लिया है। वित्तीय लेन देन और दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी गई है। इस मामले में अन्य लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता दिल्ली से एक बार फिर शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शंकर, क्या जानकारी आपके पास इस पूरी खबर को लेकर? केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए आईएएस अधिकारी संजीव हंस, इसके साथ साथ कई अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच एजेंसी सीबीआई ने केस रजिस्टर किया है और इस मामले में आगे की तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया गया है।
आईएएस अधिकारी संजीव हंस की अगर बात करें तो उनके खिलाफ पहले भी ईडी में मामले रजिस्टर्ड थे। ईडी के द्वारा मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उनके खिलाफ काफी कार्रवाई की गई, काफी प्रॉपर्टीज जो है उस मामले में कैच किया जा चुका है। लेकिन ये जो मामला है एक नया एफआईआर है। इस नए एफआईआर में कई लोगों का नाम शामिल है, जिसमें कि मेसर्स ईस्ट एंड वेस्ट बिल्डर नाम की जो कंपनी है, जो मुंबई स्थित कंपनी है, उसके खिलाफ भी मामला रजिस्टर्ड हुआ है। विपुल बंसल जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, अनुभव अग्रवाल ये भी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, पुष्पराज बजाज ये भी कोलकाता के रहने वाले हैं, इनके खिलाफ भी मामला रजिस्टर्ड है। इसके साथ साथ राजधानी दिल्ली में रहने वाले शादाब खान और देवेंद्र सिंह जो पुणे के रहने वाले हैं, इनके खिलाफ भी रजिस्टर्ड है। एक तरह से कहा जा सकता है जांचशील से सीबीआई के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए आईएएस अधिकारी संजीव हंस के खिलाफ ये केस रजिस्टर्ड किया गया है और इस मामले में अब तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया जा रहा है और जांच एजेंसी के सूत्र बताते हैं जल्द ही इस केस को ईडी के द्वारा भी टेक ओवर किया जा सकता है। और शुक्रिया शंकर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का कारवां आज कैमूर पहुंच रहा है, जहां से वे कई विकास योजनाओं की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री यहां कुल 209 करोड़ की योजना का उद्घाटन और शिलान्यास करने जा रहे हैं, जिसमें ग्रामीण विकास, बुनियादी ढांचे, पथ निर्माण विभाग और शिक्षा विभाग की योजना शामिल है। सीएम के इस दौरे को लेकर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। बिहार के मुख्यमंत्री यहां पर जीविका दीदियों के स्टॉल का निरीक्षण के साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो आखिरी चरण समृद्धि यात्रा का, जिसको लेकर बड़ी तैयारियां की जा रही है और इन्हीं तैयारियों के तहत सीएम नीतीश कुमार आज अलग अलग जिलों में समृद्धि यात्रा करेंगे और इस दौरान कई करोड़ की योजनाओं की सौगात उनकी तरफ से दी जानी है। और देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का कारवां आज कैमूर के बाद रोहतास पहुंचेगा, जहां वे 480 करोड़ की 308 विकास योजनाओं की सौगात देंगे, जिसमें शिलान्यास और उद्घाटन भी शामिल है। नीतीश कुमार इस दौरान सोन नदी के किनारे बन रहे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण करेंगे, विकास कार्यों को तेज करने के निर्देश देंगे। डेहरी के बीएनपी में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो देखिए, आज जो मुख्य योजनाएं हैं उनका शिलान्यास और सौगात नीतीश कुमार की तरफ से दिया जाना है। रोहतास के साथ साथ अलग अलग जिलों के दौरे को लेकर भी नीतीश कुमार के लिए तैयारियां की जा चुकी है। सड़क, पेयजल, शिक्षा से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। रोहतास की अगर हम बात करें तो इसके अलावा कुल 480 करोड़ की योजनाओं की सौगात सीएम नीतीश कुमार आज रोहतास वासियों को देने जा रहे हैं और इसके लिए बड़ी तैयारियां की जा रही है, वृहद तैयारियां की गई है और खास तौर पर महिलाओं के लिए जो कार्य नीतीश कुमार ने किया है वो काफी सराहनीय है और महिलाएं काफी उत्सुकता के साथ उत्साहित होकर इस समृद्धि यात्रा में शामिल होती हैं ताकि सीएम नीतीश कुमार का दीदार कर सके और उनकी बातों को सुन सके। बढ़ते आगे देखिए, बाढ़ अनुमंडल के बाढ़ स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर पटना से हावड़ा जाने वाली वंदे भारत की चपेट में आने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे रेल पुलिस अनुमंडल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से उसको पटना ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। खैनी फेंकने के कारण व्यक्ति चपेट में आ गया। मृतक की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। ये बड़ी खबर आपको बाढ़ से बता रहे हैं, जहां बाढ़ अनुमंडल के बाढ़ स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर पटना से हावड़ा जाने वाली वंदे भारत की चपेट में आने से एक व्यक्ति की गंभीर रूप से जख्मी होने की खबर है, जिसे रेल पुलिस अनुमंडल ने अस्पताल में भर्ती कर दिया है। फिलहाल वो इलाजरत है। बताया जा रहा है कि वो ट्रेन से खैनी फेंकने के लिए निकला और इसी वजह से हादसे का शिकार हो गया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए व्यक्ति कैसे जख्मी हो जाता है। प्लेटफॉर्म पर वो खड़ा था और इसी दौरान कैसे इस व्यक्ति ने खैनी को फेंका और तभी इस ट्रेन की चपेट में वो आ गया। प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि उसे अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही उसकी मौत भी हो गई है। यह 2 नंबर पर खड़ा था। थ्रू गाड़ी थी वंदे भारत, गया थूक फेंकने के लिए। अच्छा, उसी के चपेट में ही मतलब कि आ गया और गिर गया, माथा फट गया। कौन स्टेशन पर? रेलवे स्टेशन बाढ़ में। कौन सी गाड़ी थी? वंदे भारत थी। अच्छा।
और देखिए, न्यूज़ 18 भी आपसे ये अपील करता है कि इस तरह आप अपनी जान जोखिम में डालकर रेल की पटरियों के आसपास ना जाएं, क्योंकि इस तरह के हादसे आपके साथ भी हो सकते हैं। कई बार आपको इस तरह के भी वीडियो देखने को मिले होंगे जब लोग लापरवाही से प्लेटफॉर्म भी पार करने लग जाते हैं। वो तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, लेकिन इस व्यक्ति ने सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म पर झुककर थूक फेंकने की कोशिश की और इसी दौरान ये वंदे भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेन की चपेट में आ गया। पहले जख्मी हुआ, उसे इलाजत रखा गया, लेकिन उसकी जान चली गई, दर्दनाक मौत हो गई। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो आपको सावधान करने के लिए दिखा रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर बेगूसराय से है, जहां एक बार फिर अपराधियों का खूनी तांडव देखने को मिला है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव में अपराधियों ने एक युवक का पहले अपहरण कर लिया, फिर उसे बेरहमी से पीट कर उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, अपराधियों ने मौके पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है, युवक को गोली मारी है। मृतक की पहचान मोहम्मद वकील के रूप में की गई है, जो घर से दुकान जाने के दौरान रास्ते में ही अपराधियों के हत्थे चढ़ गया। इस घटना की जानकारी मिलने पर जब परिजन मौके पर पहुंचे और बीच बचाव करने की कोशिश की तो अपराधियों ने उन पर हमला बोल दिया। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है, आरोपियों की तलाश लगातार जारी। और इसी बीच सीतामढ़ी से एक बड़ी खबर आ रही है। रुन्नी सैदपुर में लाइनमैन की करंट लगने से मौत की खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसके बाद जबरदस्त हंगामा हुआ है। आक्रोशित लोगों ने मौके पर पहुंचे जूनियर इंजीनियर की जमकर पिटाई कर दी। इस पूरी घटना का वीडियो सामने आया है, जिसे आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वीडियो भी काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार बिंदेश्वर शाह बिजली मरम्मत के लिए ट्रांसफार्मर पर चढ़े हुए थे। बताया जा रहा है कि इन्होंने बिजली सप्लाई जो अचानक से रुकी हुई थी उसे चालू किया और इसी दौरान वो करंट की चपेट में आ गए और मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना की खबर फैलते ही स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने सड़क को जाम किया, बिजली विभाग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान जब विभाग के जेई मौके पर पहुंचे तो गुस्साई भीड़ ने उनकी पिटाई कर दी। सीतामढ़ी के डीएम ने इस मामले को गंभीरता पूर्वक लेते हुए बड़ी कार्रवाई की है। रुन्नी सैदपुर के बिजली विभाग के सहायक अभियंता, जेई और जिले के कार्यपालक अभियंता को आदेश के साथ ही उनका वेतन बंद कर दिया गया है। इस पूरे मामले की जांच को लेकर एक जांच कमेटी भी तैयार की गई है। बढ़ते आगे, देखिए, मुंगेर कोर्ट परिसर के बाहर उस वक्त हंगामा होने लग गया जब 6 मार्च से लापता एक महिला अपने प्रेमी के साथ अपने पति के सामने आ गई, जिसके बाद कोर्ट परिसर में जबरदस्त हंगामा हुआ है। आरोप है कि असरगंज थाना क्षेत्र के सबुआ गांव के रहने वाले गुड्डू कुमार की पत्नी अपने पति को छोड़कर अपने 5 साल के बेटे को लेकर अपने प्रेमी मंतोष कुमार के साथ दिल्ली चली गई, जहां दोनों ने शादी रचा ली। गुड्डू ने असरगंज थाने में इसकी शिकायत भी दर्ज करवाई और इसी बीच गुड्डू को जानकारी मिली कि उसकी पत्नी मुंगेर कोर्ट में गवाही देने के लिए आने वाली है। जब मौके पर गुड्डू पहुंचा तो वहां अपनी पत्नी को उसके प्रेमी और बच्चे के साथ देखा, जिसके बाद जबरदस्त हंगामा हुआ है। पति ने बताया कि शादी के बाद उससे पत्नी और मंतोष के बीच प्रेम संबंध की जानकारी मिली थी, जिसे लेकर दोनों के बीच विवाद भी हुआ था। 6 तारीख को है ना, बोला कि हम मम्मी के पास जाएंगे। उसके बाद जब 2 बजे फोन किए तो उसके बाद इसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। फिर 2-3 दिन के बाद पता चला कि इसका रिलेशन में जो है कि दिल्ली पहुंचा दिया है। उसके बाद फिर अभी आए थे, वो लड़का भी बोला कि वो लड़की बोला कि बच्चा आए नहीं किया है। जब मैं अपना भाई से सब खोजबीन सगर करवाए तो बच्चा चौक पे इसी जगह मिला, तो अभी इसको पकड़े। हम बच्चे को माँ आया है, शादी कर लिया, तो वो साइन मांगा है कि हमको डिवोर्स दे दो और तुम जहाँ चाहो वहाँ रह सकते। किससे शादी की है? हम इसका मम्मी से। क्या नाम है? सुनीता कुमारी। उसकी शादी पहले हुई थी? हाँ। किससे हुई थी? गुड्डू कुमार से। फिर तुम कहाँ शादी किए? नहीं, जब वो मारपीट करता था, ऐसे बोलता था, फोन करके खूब मारता है। पूछो लो, बच्चे से भी पूछो, बच्चे भी बोलेगा। और इसी बीच गोपालगंज से एक बड़ी खबर आ रही है। बेटे ने मां की पीट कर हत्या कर दी है। संपत्ति के लालच में हत्या के आरोप लगे। आरोपी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के काशी टेंगराही गांव की घटना बताई जा रही है। तो गोपालगंज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बेटे ने मां की पीट कर हत्या कर दी है। संपत्ति के लालच में हत्या का आरोप लगा है। आरोपी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के
काशी टेंगराही गांव की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको गोपालगंज से बता रहे हैं। बढ़ते आगे अगली खबर जमुई से, जहां बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन के तहत 300 लोग मैट्रिक परीक्षा पास कर चुके हैं, जिसमें लड़की और महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है। BBOSE के माध्यम से इस साल जिले के 900 लड़की और महिलाओं ने 10वीं की परीक्षा दी थी। ओपन स्कूल सिस्टम का फायदा उठाकर मैट्रिक करने वाली छात्राओं को जिला प्रशासन ने सम्मानित किया। इन महिला और लड़कियों का कहना है कि किसी न किसी मजबूरी की वजह से उनकी पढ़ाई छूट गई थी, लेकिन अब वो लोग आगे बढ़कर कुछ कामयाब होना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं और इसीलिए उन्होंने ओपन स्कूलिंग को चुना और इससे परीक्षा दी। गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जमुई जिले के ग्रामीण इलाके के वैसे लोग जिनकी पढ़ाई छूट गई थी, किसी कारण 5वीं 6वीं तक पढ़ाई कर सके थे, लेकिन बाद में अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो ओपन लर्निंग सिस्टम है उसका फायदा उठाकर अब लोग मैट्रिक पास कर चुके हैं। मतलब वैसे 900 लोग जमुई जिले से लोग BBOS के सिस्टम के तहत एग्जाम दिया था, उसमें 300 लोग परीक्षा पास कर गए हैं, मतलब मैट्रिक उनका हो गया है। क्या कारण था कि आपकी पढ़ाई छूट गई थी? कहाँ तक पढ़ी थी पहले? हम 10th किए थे सर। 10th किए थे? मैट्रिक एग्जाम नहीं दे पाई थी? दिए थे, लेकिन फिर दोबारा मतलब फेल हो गए 2 विषय में, तो उसके बाद फिर चांस नहीं मिला पढ़ने के लिए, तो उसके बाद छोड़ दी। उसके बाद फिर क्यों छूट गया था पढ़ाई? घर में कोई मुसीबत आ गया और मतलब मजबूरी था, इसलिए। कितने सालों के बाद फिर? 10 साल के बाद। 10 साल के बाद फिर पढ़ाई में जुटी है? अच्छा, आप कहाँ की है? चरमारा की। वहाँ पर स्कूल है? नहीं है। तो कहाँ तक वहाँ पर पढ़ाई? वहाँ तक 5 तक ही स्कूल है, उसके बाद नहीं है। नहीं है? नहीं। तो अभी आप मैट्रिक पास कर गई। कैसे मैट्रिक पास की? समूह सेवा के द्वारा हम लोग को सहयोग किया गया, इसीलिए अब मैट्रिक हो गया आपका? हाँ। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? गुड़िया खातून। गुड़िया खातून। आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई थी? 6th क्लास। 6th क्लास। क्यों छूट गई थी पढ़ाई? घर की स्थिति के कारण मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। तो फिर दोबारा पढ़ने का स्टार्ट मन में कैसे आ गया? क्यों आ गया? लगा कि हम भी पढ़ सकते हैं। हमारी सारी दोस्त आती थी घनवेरिया पढ़ने के लिए, तो हम भी सोच रहे थे कि हम भी पढ़ेंगे। ये बिहार बोर्ड ओपन स्कूलिंग एग्जामिनेशन सिस्टम के तहत पास किए हैं, और इसमें एक ऐसा सुविधा है कि वैसे बच्चे जो किसी न किसी कारणवश बीच में पढ़ाई छोड़ चुके हैं, उनको इस सिस्टम में लाके बोर्ड परीक्षा पास करवाना है। इसमें जमुई जिला से 900 बालिकाओं ने पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें से 300 बालिकाओं ने पास करके एक इतिहास रचा है, और ये सब पढ़ना चाहती है क्योंकि शिक्षा का पंख ये लग गया है, तो इनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। और अब आगे पढ़ के वे लोग कुछ बनना चाहती है, जैसा कि उन्होंने बताया है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।